सबसे बड़ी सुंदरी झाओ जिंगशुए को देश निकाला दिया गया। उस दिन शहर का हर शख्स गिद्ध की तरह उसकी ताक में बैठा था। सब इंतजार कर रहे थे कि कब उसे जियाओ फेंगसी भेजा जाए और कब उन्हें उसकी खूबसूरती को नोचने का मौका मिले। लोग कानाफूसी कर रहे थे कि मैं यानी हवेली का राजकुमार भी इस बहती गंगा में हाथ धोऊंगा। लेकिन मैंने वो नहीं किया जो सब सोच रहे थे। मैंने अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल किया और उसे सीधे खरीद लिया। मैंने उसकी आंखों में देखकर बस इतना कहा, झाओ यिंगशुए, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार की जान बख्शने की गारंटी देता हूं। और इस तरह वो अगले 3 सालों के लिए मेरी हवेली में सिर्फ एक दासी बनकर रह गई। मेरी शर्त साफ थी, हर रात उसे मेरे साथ सोना होगा, बिना किसी विरोध के। झाओ के पास कोई रास्ता नहीं था, उसने हार मान ली। लेकिन फिर एक दिन अचानक सब बदल गया। मैंने उसे खुद से दूर कर दिया। उसे अपने बिस्तर से उठाकर काल कोठरी में फेंक दिया और यहां तक कि उसे उसके पुराने प्रेमी से मिलने की पूरी छूट दे दी। लोग हैरान थे कि आखिर मेरे दिल में क्या चल रहा है। अब राजकुमार आखिर कौन सा नया खेल खेल रहा है। वो बेचारी ये नहीं जानती कि मैं इस दुनिया का हूं ही नहीं। मैं असल दुनिया से इस किताब के अंदर आ गिरा हूं। मैं इस कहानी का सबसे बड़ा विलन बन चुका हूं। पिंगलियांग हवेली का राजकुमार, शहर का सबसे बड़ा आवारा। उसकी आंखों में उलझन साफ दिखती है। मेरी लंबाई 6 फीट है, शक्ल ऐसी कि कोई भी फिदा हो जाए, लेकिन मिजाज बेहद जिद्दी और बदतमीज। कोठों पर आना जाना मेरा रोज का काम था और इसी किरदार की वजह से मैंने झाओ यंगशुए को खरीद कर उसे अपनी दासी बनाया था। वो इस कहानी की हीरोइन है और उसका वो पुराना प्रेमी शाओ चेन इस कहानी का हीरो। कहानी के हिसाब से जल्द ही शाओ चेन सरकारी इम्तिहान में टॉप करेगा, बड़ा अफसर बनेगा और फिर मुझसे अपना बदला लेने आएगा। वो तिकड़म भिड़ाएगा, बड़े बड़े मददगार ढूंढेगा और आखिर में मुझे मौत के घाट उतार देगा। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए मुझे शाओ चेन के आने से पहले यहां से गायब होना होगा। मैंने हवेली के वफादार मैनेजर बूढ़े चैन को बुलाया और उसे अपने फर्जी मौत के प्लान के बारे में बताया। मेरी मौत की खबर सुनकर एक पल के लिए तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। राजकुमार, आप मजाक तो नहीं कर रहे? ऐसी बातें करना आपको शोभा नहीं देता। मैंने उसे सच बताया। मैंने उसे समझाया कि झाओ यिंगशुए का वो पुराना प्रेमी शाओ चेन कोई मामूली इंसान नहीं है। वो पिछले 2 सालों में साहित्य की दुनिया में चमकता हुआ वो सितारा है जिसे इस साल का टॉपर माना जा रहा है। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री भी उस पर जांच रखते हैं। मेरी बात सुनकर बूढ़ा चंद खामोश हो गया। उसे समझ आ गया कि भले ही हमारी हवेली ताकतवर है, लेकिन विद्वानों की फौज और प्रधानमंत्री की शक्ति के आगे हम कहीं नहीं टिकते। ठीक है राजकुमार, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो ये बूढ़ा सेवक अब सारी व्यवस्था कर देगा। बूढ़े चैन की असली पहचान कम ही लोग जानते हैं। वो असल में तलवारबाजी का माहिर और चेहरे बदलने की कला यांगशू का उस्ताद है। मैंने उससे बस इतना कहा, मेरे माता पिता को इस बारे में चुपके से खबर दे देना, ताकि वे बेकार में परेशान ना हो। मेरी बात सुनकर उसने एक सुकून भरी मुस्कान के साथ सिर झुकाया। कितने साल बीत गए थे उसे मेरा ख्याल रखते हुए। शायद आज पहली बार उसे मुझ पर गर्व महसूस हो रहा था। आखिरकार राजकुमार को थोड़ी अकल तो आई। शुक्र है कि अब वो हर वक्त उस औरत के पल्लू से बंधे नहीं रहेंगे। वो औरत भी कितनी एहसान फरामोश है। राजकुमार ने उसे अपनी रानी की तरह लाड़ प्यार दिया, पर उसके दिल में अब भी उस शाओ चैन की यादें बसी हैं। वो ये भूल गई कि अगर राजकुमार उसे उस नर्क से ना निकालते तो आज उसका क्या हाल होता। मैंने बूढ़े चैन की बड़बड़ाहट पर ध्यान नहीं दिया और सीधा उस छोटे से आंगन की ओर चल दिया जहां झाओ यिंगशुए रहती थी। कहने को तो मैंने उसे एक दासी के तौर पर खरीदा था, लेकिन सच तो यह था कि वो हवेली के सबसे आलीशान कमरे में रहती थी, जहां बनावटी पहाड़ियां और बहते झरनों का सुकून था। आखिर एक वे दोनों मुझे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए और झाओ की मां के पास जाकर उनका हालचाल पूछने लगे। मुझे तो जैसे दरवाजे के कोने में धकेल दिया गया था। अगर ये पुराना वाला राजकुमार होता तो अब तक गुस्से से आग बबूला हो गया होता, लेकिन अब मैं बस चुपचाप यहां से बहुत दूर चले जाना चाहता था, शाओ चैन के लिए। तभी शाओ चैन ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और बड़े अदब से बोला, चाची, मैंने आपके लिए एक विशेष कविता लिखी है। शाओ चैन ने वो कागज झाओ की मां के हाथों में थमा दिया। उसे पढ़ने के बाद उनका चेहरा खिल उठा और वे अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पाई। जाहिर सी बात थी, शाओ चैन की प्रतिभा और उसकी कलम के जादू ने उनका दिल जीत लिया था। मेरे लाए हुए उन बेजान चांदी के सिक्कों के मुकाबले शाओ चैन की ये कविता उन्हें कहीं ज्यादा कीमती लग रही थी। मां, शाओ चैन की ये कविता आपको कैसी लगी? आपको क्या लगता है, क्या ये इस साल के साहित्यिक संग्रह में चुनी जाएगी? यिंगशुए के उस ठंडे और पथरीले चेहरे पर आज पहली बार मैंने एक सच्ची मुस्कान देखी थी। अरे नहीं यिंगशुए, ये तो बस यूं ही चलते फिरते लिख दी थी, इसमें इतना खास कुछ नहीं है। वाह, अगर बिना सोचे इतना अच्छा लिखा है तो सोच समझ कर लिखेंगे तो न जाने क्या गजब ढा देंगे। अगर बिना सोचे ये इतना शानदार है तो सोचिए जब आप पूरे दिल से लिखेंगे तो वो रचना कितनी बेमिसाल होगी। यिंगशुए के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी आंखों में शाओ चैन के लिए वो चमक थी जो मेरे लिए कभी नहीं रही।
शाओ चैन की प्रतिभा का कोई जवाब नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी ये कविता महान जिया साम्राज्य के शाही संग्रह में जरूर शामिल की जाएगी। इस हंसते खेलते परिवार को देखकर मेरे चेहरे पर एक फीकी और कड़वी मुस्कान आ गई। सच तो यह है कि ऐसे मंजर पहले भी कई बार आ चुके थे, जहां मैं हमेशा एक बाहरी शख्स था। लेकिन इस बार मेरा दिल पूरी तरह शांत था। अब कोई दर्द नहीं था, कोई हलचल नहीं थी। मैंने अपने दिल से झाओ यिंगशुए को आजाद कर दिया था। मैंने उसे उसके असली हकदार यानी इस कहानी के हीरो को सौंप दिया था। मैं चुपचाप वहां से निकलने ही वाला था कि तभी झाओ की मां को शायद मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ। उन्हें मेरी खामोशी अखर गई और वे बोली, यिंगशुए, जाओ राजकुमार के साथ बाहर तक टहलाओ और शाम के खाने के लिए कुछ बढ़िया शराब और पकवान लेती आना। आखिर राजकुमार कल जा रहे हैं तो ये विदाई की एक छोटी सी दावत समझ लो। झाओ यिंगशुए का चेहरा तन गया, लेकिन मां की बात वो टाल नहीं सकती थी। उसे मजबूरन मेरे साथ घर से बाहर निकलना पड़ा। जैसे ही हम उस छोटे से आंगन से बाहर निकले, उसने झटके से मेरा हाथ पकड़ा और ठंडे कड़वे लहजे में बोली, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारे और मेरे बीच जो था वो सिर्फ एक सौदा था। आज के बाद कभी भी मेरी मां और मेरी बहन की शांति भंग करने की कोशिश मत करना। यहां दोबारा मत आना। मैंने बिना किसी विरोध के अपना सिर हिलाया और बस इतना कहा, बेफिक्र रहो, यह आखिरी बार था। मेरी इतनी आसानी से हार मान लेने वाली बात पर वो ठिठक गई। उसने चिल्लाकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा क्याओ सॉन्ग? तुम आखिर चाहते क्या हो? मैंने एक लंबी सांस ली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस हीरोइन के दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने उसे आजाद कर दिया, उसे उसके प्रेमी के पास भेज दिया। उसे तो खुश होना चाहिए था, फिर वो मुझ पर चिल्ला क्यों रही थी? मैंने उसके साथ चलने के बजाय अपना रास्ता बदल लिया और चुपचाप अकेला ही वहां से निकल गया। झाओ यिंगशुए वहीं खड़ी मुझे फटी आंखों से देखती रह गई। पहले की बात और थी। तब मैं हर वक्त बस उसके करीब रहने के बहाने ढूंढता था, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने भी महसूस कर लिया था कि मैं पूरी तरह बदल चुका हूं। मैं उसके लिए अब एक अजनबी बन गया था। न तो मुझे अब उसके शरीर का मोह था, न ही मैं उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। यहां तक कि भयानक होने वाला था। शाओ चैन की चालों और प्रधानमंत्री के दबाव के आगे मेरी हवेली ढह जाएगी। मेरे माता पिता अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए मैंने राजधानी लोयांग की ज्यादातर जायदाद और व्यापार को ठिकाने लगा दिया। जो पैसे मिले उनसे शहर के बाहर एक सुरक्षित फार्म हाउस खरीदा और बाकी की रकम हवेली के खजाने में सुरक्षित रख दी। ये सब करना जरूरी था, पर उससे भी ज्यादा जरूरी था झाओ यिंगशुए की नजरों में धूल झोंकना। उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए था। पूरी हवेली अब लगभग खाली हो चुकी थी। बस कुछ वफादार लोग ही बचे थे जो मेरे इस मौत के नाटक में मेरा साथ दे रहे थे। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद मैंने एक दिन वक्त निकाला और शहर के बाहर झाओ के परिवार से मिलने गया। भले ही मैंने उसे एक दासी की तरह खरीदा था, लेकिन भले ही कागजों पर झाओ यिंगशुए मेरी दासी थी, लेकिन उसकी माँ और छोटी बहन के दिल में मेरे लिए बहुत इज्जत थी। वे सच में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते थे और मुझे अपने बेटे की तरह ही प्यार देते थे। झाओ की छोटी बहन यिंगयुए तो मुझे कब से जीजाजी कहना शुरू कर चुकी थी। बेटा सॉन्ग, यिंगशुए का स्वभाव थोड़ा जिद्दी है। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। तुम दोनों अब बच्चे नहीं रहे। काफी समय बीत गया है, पर अब तक तुम लोगों की कोई संतान नहीं हुई। मैं झाओ की मां की बात का मतलब अच्छी तरह समझ रहा था। उनका पूरा परिवार एक अपराधी खानदान के नाम से जाना जाता था और कायदे से वे एक राजकुमार के परिवार के लायक नहीं थे। इसीलिए वे बस इतना चाहती थीं कि यिंगशुए मुझे एक वारिस दे दे। उनका मानना था कि अगर बच्चा होगा तो यिंगशुए की इज्जत बढ़ेगी। भले ही वो मेरी मुख्य पत्नी ना बन सके, पर कम से कम एक सम्मानजनक दर्जा तो मिल ही जाएगा। उन्हें लगता था कि इसी तरह उनका परिवार इस नर्क भरी जिंदगी से आजाद हो पाएगा। मैं बस एक फीकी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाकर रह गया। मैंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। हकीकत तो यही थी कि हीरो और हीरोइन का एक होना पहले से तय था। मैं तो बस इस कहानी का सबसे बड़ा विलन हूं और मेरे लिए अपनी जान बचाकर चुपचाप इस खेल से निकल जाना ही सबसे सुखद अंत होगा। मुझे खामोश देखकर झाओ की मां को लगा कि शायद मैं अपनी पत्नी के बर्ताव से दुखी हूं। वे मुझे दिलासा देते हुए बोली, बेटा, यिंगशुए का स्वभाव शुरू से ही थोड़ा अड़ियल रहा है। वो इस बात को दिल से लगा बैठी है कि तुमने उसे एक सामान की तरह खरीदा था। उसे लगता है कि तुम्हारे इरादे नेक नहीं थे। शायद इसीलिए उसने अपने दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद कर रखे हैं। दीदी बस अपने घमंड में रहती हैं। अगर उस वक्त जीजाजी ने मदद का हाथ ना बढ़ाया होता तो आज हमारा पूरा परिवार सड़कों पर ठोकरें खा रहा होता। छोटी सी बच्ची झाओ यिंगयुए अपनी जीभ चढ़ाते हुए बोली। वो अपनी बड़ी बहन से कहीं ज्यादा समझदार निकली। मैं बस मुस्कुरा दिया। अब इस मुद्दे पर बहस करने का कोई मतलब नहीं था। मैंने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और झाओ की मां के हाथों में थमा दिया। मैंने कहा, इसमें 5,000 चांदी के सिक्के हैं। इसे यिंगशुए के इन सालों के हर्जाने के तौर पर रख लीजिए। आखिर मुझ जैसे विलन ने इस कहानी की हीरोइन के 5 साल जो बर्बाद किए हैं। झाओ की मां एक पल के लिए ठिठक गई। उनकी आंखों में उलझन थी। राजकुमार, आपका इससे क्या मतलब है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
कुछ नहीं, बस मुझे कुछ दिनों के लिए जियांगनान जाना है। वहां हवेली के कुछ कारोबार को समेटना है। ये रकम बस आपकी देखभाल के लिए एक छोटी सी भेंट है। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी दरवाजे पर झाओ यिंगशुए दिखाई दी, और उसके साथ इस कहानी का असली हीरो शाओ चैन भी अंदर चला आया। यिंगशुए की आवाज में एक अजीब सी तेजी थी। तुम तुम जियांगनान जा रहे हो? तो क्या तुम वहां जियांगनान में किसी नई सुंदरी की तलाश में जा रहे हो? इस दुनिया में आने के बाद यह पहली बार था जब मैं इस कहानी के हीरो को देख रहा था। जैसे ही मेरी नजरें शाओ चैन से टकराईं, उसकी आंखों में शक और उलझन साफ दिखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब कौन सा नया। वे दोनों मुझे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए और झाओ की मां के पास जाकर उनका हालचाल पूछने लगे। मुझे तो जैसे दरवाजे के कोने में धकेल दिया गया था। अगर ये पुराना वाला राजकुमार होता तो अब तक गुस्से से आग बबूला हो गया होता, लेकिन अब मैं बस चुपचाप यहां से बहुत दूर चले जाना चाहता था, शाओ चैन के लिए। तभी शाओ चैन ने अपनी जेब से कागज निकाला और बड़े अदब से बोला, चाची, मैंने आपके लिए एक विशेष कविता लिखी है। शाओ चैन ने वो कागज झाओ की मां के हाथों में थमा दिया। उसे पढ़ने के बाद उनका चेहरा खिल उठा और वे अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पाई। जाहिर सी बात थी, शाओ चैन की प्रतिभा और उसकी कलम के जादू ने उनका दिल जीत लिया था। मेरे लाए हुए उन बेजान चांदी के सिक्कों के मुकाबले शाओ चैन की ये कविता उन्हें कहीं ज्यादा कीमती लग रही थी। माँ, शाओ चैन की ये कविता आपको कैसी लगी? आपको क्या लगता है, क्या ये इस साल के साहित्यिक संग्रह में चुनी जाएगी? यिंगशुए के उस ठंडे और पथरीले चेहरे पर आज पहली बार मैंने एक सच्ची मुस्कान देखी थी। अरे नहीं यिंगशुए, ये तो बस यूं ही चलते फिरते लिख दी थी, इसमें इतना खास कुछ नहीं है। वाह, अगर बिना सोचे इतना अच्छा लिखा है तो सोच समझकर लिखेंगे तो न जाने क्या गजब ढा देंगे। अगर बिना सोचे ये इतना शानदार है तो सोचिए जब आप पूरे दिल से लिखेंगे तो वो रचना कितनी बेमिसाल होगी। यिंगशुए के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी आंखों में शाओ चैन के लिए वो चमक थी जो मेरे लिए कभी नहीं रही। शाओ चैन की प्रतिभा का कोई जवाब नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी ये कविता महान जिया साम्राज्य के शाही संग्रह में जरूर शामिल की जाएगी। इस हंसते खेलते परिवार को देखकर मेरे चेहरे पर एक फीकी और कड़वी मुस्कान आ गई। सच तो यह है कि ऐसे मंजर पहले भी कई बार आ चुके थे, जहां मैं हमेशा एक बाहरी शख्स था, लेकिन इस बार मेरा दिल पूरी तरह शांत था। अब कोई दर्द नहीं था, कोई हलचल नहीं थी। मैंने अपने दिल से झाओ यिंगशुए को आजाद कर दिया था। मैंने उसे उसके असली हकदार यानी इस कहानी के हीरो को सौंप दिया था। मैं चुपचाप वहां से निकलने ही वाला था कि तभी झाओ की मां को शायद मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ। उन्हें मेरी खामोशी अखर गई और वे बोली, यिंगशुए, जाओ राजकुमार के साथ बाहर तक टहलाओ और शाम के खाने के लिए कुछ बढ़िया शराब और पकवान लेती आना। आखिर राजकुमार कल जा रहे हैं तो ये विदाई की एक छोटी सी दावत समझ लो। झाओ यिंगशुए का चेहरा तन गया, लेकिन मां की बात वो टाल नहीं सकती थी। उसे मजबूरन मेरे साथ घर से बाहर निकलना पड़ा। जैसे ही हम उस छोटे से आंगन से बाहर निकले, उसने झटके से मेरा हाथ पकड़ा और ठंडे कड़वे लहजे में बोली, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारे और मेरे बीच जो था वो सिर्फ एक सौदा था। आज के बाद कभी भी मेरी माँ और मेरी बहन की शांति भंग करने की कोशिश मत करना। यहां दोबारा मत आना। मैंने बिना किसी विरोध के अपना सिर हिलाया और बस इतना कहा, बेफिक्र रहो, ये आखिरी बार था। मेरी इतनी आसानी से हार मान लेने वाली बात पर वो ठिठक गई। उसने चिल्लाकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा क्याओ सॉन्ग? तुम आखिर चाहते क्या हो? मैंने एक लंबी सांस ली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस हीरोइन के दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने उसे आजाद कर दिया, उसे उसके प्रेमी के पास भेज दिया। उसे तो खुश होना चाहिए था, फिर वो मुझ पर चिल्ला क्यों रही थी? मैंने उसके साथ चलने के बजाय अपना रास्ता बदल लिया और चुपचाप अकेला ही वहां से निकल गया। झाओ यिंगशुए वहीं खड़ी मुझे फटी आंखों से देखती रह गई। पहले की बात और थी। तब मैं हर वक्त बस उसके करीब रहने के बहाने ढूंढता था, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने भी महसूस कर लिया था कि मैं पूरी तरह बदल चुका हूं। मैं उसके लिए अब एक अजनबी बन गया था। न तो मुझे अब उसके शरीर का मोह था, न ही मैं उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। यहां तक कि मुझे रोस्टेड गूस से इस कदर एलर्जी है कि उसे खाते ही मेरी पीठ पर जहरीले फोड़े निकल आते हैं। शायद प्यार करना और ना करना बस इन्हीं छोटी छोटी बातों से साफ हो जाता है। 5 साल, पूरे 5 साल झाओ यिंगशुए ने मेरे साथ एक ही छत के नीचे बिताए थे। उसे मेरी पसंद नापसंद बखूबी याद थी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उसके दिल में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची थी। शायद इसीलिए उसे याद रखना अब जरूरी नहीं लगा। पर मेरे लिए यह भी एक तरह से अच्छा ही था। अब मुझे इसकी आदत हो चुकी थी। जब मन में कोई उम्मीद ही नहीं बची तो फिर भला निराशा कैसी? मैं सिर झुकाकर चुपचाप सादा खाना खाने लगा। लेकिन मैंने महसूस किया कि शाओ चैन लगातार अपनी तिरछी नजरों से मुझे ही देख रहा था, जैसे वो मेरी खामोशी को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। माहौल को बदलने के लिए मैं अपनी जगह से उठा और बोला, आप लोग शुरू कीजिए, मैं जरा रसोई में जाकर बाकी के पकवान देख लेता हूं। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो।
सच में बहुत ही सुंदर जोड़ी है। मेरी बात सुनकर शाओचन के चेहरे पर हैरानी दौड़ गई। उसकी समझ से बाहर था कि जो राजकुमार कल तक उसे फूटी आंख नहीं सुहाता था, वो आज इतनी सहजता से बात कैसे कर रहा है। काफी देर तक सन्नाटा रहा। फिर शाओचन ने भुने हुए हंस की एक टांग तोड़ी और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, राजकुमार, ये आम लोगों का मशहूर खाना है। शायद आपकी आलीशान हवेली में ऐसा स्वाद ना मिलता हो। लीजिए, चक्कर देखिए। इससे पहले कि मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता, उसने अचानक वो मांस का टुकड़ा नीचे जमीन पर फेंक दिया। अगले ही पल वो अपना पेट पकड़कर दर्द से कराहने लगा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो, मानो उसे किसी ने जहर दे दिया हो। मैं अभी कुछ बोलने ही वाला था कि तभी झाओ यिंगशुए बिजली की तरह कमरे में दाखिल हुई। उसने बिना सोचे समझे शाओ चन को अपने पीछे छिपा लिया, जैसे मैं उस पर कोई हमला करने जा रहा था। उसने मुझ पर चीखते हुए सवाल किया, क्याओ सॉन्ग, ये क्या बदतमीजी है? अब तुम उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं यिंगशुए, इसमें राजकुमार की कोई गलती नहीं है। वो तो बस मैं ही थोड़ा लापरवाह था, मेरा हाथ जल गया। प्लीज, उन्हें कुछ मत कहो। शाओचन के चेहरे पर ऐसी लाचारी थी जैसे वो दुनिया का सबसे मासूम इंसान हो। उसने बड़ी सफाई से मुझे विलन बना दिया था। मैं फटी आंखों से उसे देख रहा था। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, पागल है क्या ये साला? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम लोगों का? मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। झाओ यंगशुए बड़े प्यार से शाओचेन का हाथ थामकर उसे कमरे के अंदर ले गई, ताकि उसके जख्मों पर मरहम लगा सके। पीछे रह गया तो बस मैं और मेरी खामोशी। मैंने एक ठंडी आ भरी और बिना पीछे मुड़े झाओ के घर से बाहर निकल गया। सड़क पर चलते हुए मेरे मन में एक ख्याल आया, आखिर मैं पिंगलियांग हवेली का राजकुमार हूं। मेरी हैसियत और ताकत के आगे वो दोनों क्या चीज हैं? अगर मैं चाहूं तो एक पल में उसे अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकता हूं। आखिर वो एक अपराधी की बेटी ही तो है, जिसे मैंने पैसों से खरीदा था। पर अगले ही पल मुझे अपनी विलन वाली हकीकत याद आ गई। मुझे एहसास हुआ कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, इस कहानी के लेखक ने मेरी किस्मत पहले ही लिख दी है। मेरे पास अब खामोश रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आखिर मैं कर भी क्या सकता था? खुदा जाने उस शाओ चन ने मुझे बर्बाद करने के लिए अपनी आस्तीन में कितने और मोहरे छिपा रखे होंगे। आने वाले दिनों में शाओ चन को समझ आ गया कि बेचारे बनने का ये नाटक बहुत काम का है। अब वो हर रोज झाओ यिंगशुए के सामने कोई न कोई नया तमाशा खड़ा करता और मुझे गलत साबित करने में लगा रहता। यिंगशुए के दिल में तो मेरे लिए नफरत पहले से ही भरी थी। शाओ चन की इन बातों ने आग में घी का काम किया। अब उसकी आंखों में मेरे लिए वो बर्फीली नफरत और भी गहरी हो गई थी, जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। नफरत इस कदर बढ़ चुकी थी कि अब वो मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। मुझे एहसास हो गया था कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजर रहा है। कहानी के हीरो और हीरोइन की नफरत का मतलब था मेरी मौत की घड़ी का करीब आना। मैंने तय कर लिया कि अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगर वे एक दूसरे से इतनी ही शिद्दत से प्यार करते हैं, तो क्यों ना मैं ही उन्हें आखिरी धक्का दे दूं। मैंने फैसला किया कि मैं खुद उनके मिलन का रास्ता साफ करूंगा। वे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और मैं तो बस उस रास्ते का पत्थर हूं जिसे अब हट जाना चाहिए। अगर मेरी मौत ही उन्हें खुशियां दे सकती है, तो यही सही। जब वे दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के हो जाएंगे, जब उनकी दुनिया खुशियों से भर जाएगी, तब शायद शायद वे मुझ जैसे एक छोटे से मामूली किरदार को भूल जाएं। मैं बस यही चाहता हूं कि उनके जीवन की उस सुनहरी किताब में मेरा नाम तक न रहे। कोई मुझे याद न करे, कोई मुझ पर आंसू न बहाए। मैं उनके रास्ते का वो कांटा था जिसे वक्त ने अब कुचल दिया है। अब वक्त आ गया है कि ये विलन हमेशा के लिए पर्दों के पीछे चला जाए।